नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे लखनऊ से खबर, जहां गोली लगने से जिम ट्रेनर की मौत हो गई। जिम ट्रेनर प्रवीण पांडे की गोली लगने से मौत हुई है। शव के पास से अवैध पिस्टल मिली है, सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। फॉरेंसिक और पुलिस टीम फिलहाल जांच में जुट गई है। विवेक खंड के होटल त्रिमूर्ति पैलेस में ये घटना हुई। तो लखनऊ से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोली लगने से जिम ट्रेनर की मौत हुई। जिम ट्रेनर प्रवीण पांडे की गोली लगने से मौत हो गई। शव के पास से अवैध पिस्टल और सुसाइड नोट बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक और पुलिस टीम जांच में जुट गई है। विवेक खंड के होटल त्रिमूर्ति पैलेस की ये घटना बताई जा रही है। तो लखनऊ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोली लगने से जिम ट्रेनर की मौत। बता दें, प्रवीण पांडे जिसका नाम है जिम ट्रेनर, गोली लगने से मौत हुई। शव के पास से अवैध पिस्टल बरामद किया गया और एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का ही मामला है। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नीलेश, आपसे पूरी जानकारी लेंगे इस मामले की। देखिए, पूरा मामला गोमती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक जिम ट्रेनर ने अपने होटल के कमरे में अवैध फैलाए से उसको गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस को घटना स्थल से कोई नोट नहीं मिला है जिससे कि ये कहा जा सके कि किन कारणों से जो जिम ट्रेनर थे उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस जो मौके पर पहुंची है उसने घटनास्थल का मुआयना किया है और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच करने के बाद ये पता चलेगा कि किन वजहों से जिम ट्रेनर ने खुद को गोली मारी थी। मऊ का रहने वाला ये जो जिम ट्रेनर है प्रवीण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। नीलेश, जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उससे क्या पता लगा है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि पुलिस ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है। फिलहाल पुलिस आज आने वाले 24 घंटे में पूरे मामले का खुलासा करेगी, किस वजह से गोली मारी गई और कहाँ से अवैध फैला जो प्रवीण पांडे ने गोली मारी उसके पास आया। आखिर क्या वजह थी कि त्रिमूर्ति होटल जो गोमती नगर में है उसके कमरे में जाकर गोली मारी। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। पड़ताल करने के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी किन वजहों से आत्महत्या की गई। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से खबर, जिम ट्रेनर प्रवीण पांडे की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। शव के पास से अवैध असला और एक सुसाइड नोट बरामद किया गया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम जांच में जुट गई है और जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकेंगे कि आत्महत्या की तो क्यों की और अगर आत्महत्या नहीं की गई तो क्या मामला है। कानपुर से खबर, जहां मकान में गेट लगाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया। बता दें, पड़ोसियों ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ पथराव की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, उल्टा पीड़ित पर ही। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बर्रा चौकी इंचार्ज सत्यपाल सिंह ने यह केस दर्ज किया है। तो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर में तोड़फोड़ की गई है। वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कानपुर में मकान में गेट लगाने को लेकर जो विवाद था वो मामला सामने आया है। पड़ोसियों ने पीड़ित के घर में तोड़फोड़ की है और तोड़फोड़ पथराव का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। और वहीं इस मामले को लेकर उल्टा पुलिस ने पीड़ित पर ही केस दर्ज कर लिया। बर्रा चौकी इंचार्ज सत्यपाल सिंह ने यह केस दर्ज किया है। सूरज संवाददाता हमारे साथ कानपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, आपसे जानेंगे कि पीड़ित के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है, जबकि उसकी शिकायत थी, कुछ करना चाहिए था, ऐसे में क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के विश्व बैंक इलाके का है, जहां पर ये पूरा मकान दो पड़ोसियों के बीच में हुआ था, जिसके बाद एक पड़ोसी जो कि दबंग किस्म के हैं वो लगातार उनका परिवार आया और गेट तोड़कर बाहर कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने जब पुलिस को फोन किया तो उल्टा मौके पर पीड़ित के पास तो पुलिस पहुंची, मगर पीड़ित को ही उठाकर पुलिस ने
23, 504, 506 की धाराओं में मुकदमा लिख लिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि पीड़ित लगातार ये चिल्लाता रहा कि उसके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, बाकायदा जो दबंग है वो उसके घर में तोड़फोड़ कर रहे थे, मगर पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं से कानपुर की जो पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी, लेकिन ऐसा आखिर क्यों? जब सीसीटीवी फुटेज सामने है, पीड़ित चिल्लाता रहा, तो केस देखकर दर्ज करना चाहिए था। बिल्कुल, जैसा कि पीड़ित की बात माने तो पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि जो दबंग है उनका थाने में आना जाना लगा रहता है और वो काफी रसूखदार लोग हैं, जिसके चलते पुलिस जो है वो पूरी तरीके से दबंगों के सामने नतमस्तक है। और इसकी एक कार्रवाई की सामने आई है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती हुई नजर आई है। वहीं जब ये पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में सीसीटीवी वायरल हुआ है, उसके बाद पुलिस बैकफुट पर आई और आरोपी के खिलाफ भी पुलिस ने अब मुकदमा पंजीकृत कर लिया। गिरफ्तारी का क्या हुआ? जी, गिरफ्तारी की बात करें तो पुलिस ने अभी से चंद घंटों के बीच में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मगर अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गाजियाबाद से खबर, जहां मुरादनगर के छोटा हरिद्वार का जलस्तर बढ़ गया। बता दें, उत्तराखंड त्रासदी के छोटा हरिद्वार का जलस्तर बढ़ा। गंग नहर का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कानपुर से खबर, तो मुरादनगर के छोटा हरिद्वार जहां का जलस्तर बढ़ गया और उत्तराखंड त्रासदी के छोटा हरिद्वार का जलस्तर बढ़ गया। गंग नहर का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जलस्तर बढ़ा और पानी भरा हुआ जगह जगह पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको मुरादनगर के छोटा हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां जलस्तर अचानक बढ़ जाने से खतरे के संकेत नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड त्रासदी के बाद ये छोटा हरिद्वार का जलस्तर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है उस खतरे को। तो हरिद्वार, ये छोटा हरिद्वार की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से खतरा अचानक बढ़ गया है। जिस तरीके से उत्तराखंड त्रासदी देखी गई, 200 से ऊपर लोग लापता और 50 के करीब लोगों की मौत हुई। और अब ये तस्वीरें आपको मुरादनगर से। यादराम भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादराम, ये जो जलस्तर बढ़ा है छोटा हरिद्वार का, किस तरीके से अब क्या किया जा रहा है? अलर्ट जारी किया? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो त्रासदी हुई उत्तराखंड को लेकर के, इसके बाद यहाँ पर जो पानी छोड़ा गया उससे मुरादनगर की जो गंग नहर है, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है, वहाँ का जलस्तर बढ़ गया है। और यहाँ पर इसको देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। और यहाँ के जो मंदिर हैं, जो दुकानें हैं, जो घाट पर बने हुए हैं, वहां तक पानी पहुंच गया है। इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया और एक अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि कोई भी इस समय यहाँ पर आसपास न रहे, जिससे कि किसी को कोई परेशानी हो। तो कुल मिलाकर इस चीज को देखते हुए जो प्रशासन है, जो हरिद्वार पर, छोटा हरिद्वार जिसको कहा जाता है, वहां पर जो महंत हैं, वहां उनकी तरफ से भी इस तरह का लगातार जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। जी, ये जो जलस्तर बढ़ा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, चूंकि जलस्तर पीछे से जो त्रासदी हुई है उत्तराखंड से, उससे जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर। ऐसे में जो प्रशासन है वो लगातार उत्तराखंड की सरकार से बात कर रहे हैं और पानी को रोकने की जो भी प्रयास हैं, जो भी प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल जो लोग हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से जो नदी है उसके आसपास या उसके नजदीक बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और आज मथुरा दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ 411 करोड़ की विकास परियोजना का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। वैष्णव कुंभ को सीएम योगी ने संबोधित किया। वहीं आपको ये भी बता दें उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। वैष्णव कुंभ के लिए बधाई देता हूं, 12 साल बाद ये अवसर आया है। पहली बार प्रस्ताव आने पर कोरोना था, उस दौर में सभी कार्यक्रम बाधित हो रहे थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता है। भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन दी है। ये कुंभ भी वैसा हो जैसा प्रयागराज का कुंभ हुआ था। वहीं आपको ये भी बता दें कि देवराहा बाबा घाट पहुंचकर सीएम योगी ने यमुना आरती की। साधु संतों को सीएम योगी ने खाना भी परोसा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों को भोजन परोसा था। और देवराहा बाबा घाट पहुंचकर सीएम योगी ने यमुना आरती
भी की। वास्तव में जब मेरे सामने पहली बार एक प्रस्ताव आया था तो उस समय वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश और पूरी दुनिया त्रस्त थी। हम लोगों ने सहमति तो दी, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होंगे आप सब जानते हैं कि सभी कार्यक्रम एक एक करके बाधित हो रहे थे, क्योंकि हम पर्व और त्योहार मनाएं या कि मानव जीवन को बचाएं, इसी एक उसमें एक द्वंद्व चल रहा था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ ही दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के इस देशवासियों को और भारत के मित्र देशों के सभी नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी दिया जा रहा है और साथ साथ सभी अपने कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है कि नहीं 12 वर्ष के बाद यह अवसर आता है और 12 वर्ष के बाद अगर ये परंपरा है तो फिर पहले क्या होता था हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है तो फिर उसी भावना के रूप यहाँ पर कुंभ पूर्व ये वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ के रूप में इसी दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। मैं पूज्य संतों का और अपने जनप्रतिनिधियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें रुचि ली और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ साथ हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ के मंडलायुक्त, यहाँ के आईजी, यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे जो हमारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यहाँ का नगर निगम है, इन सबके साथ मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में एक कार्य योजना बनाई और वह कार्य योजना एक कार्य रूप लेती हुई एक कुंभ का स्वरूप इस भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो सकता है, वह एक रूप यहाँ पर इस कोरोना कालखंड में भी दे रहे हैं। ये आस्था का सम्मान है और आस्था के बारे में जानकारी लेना हो तो ब्रज क्षेत्र से ज्यादा पवित्र भूमि और कौन हो सकती है। और खबर लखनऊ से, जहां एसीएस नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कोरोना पर नियंत्रण हो रहा है। बता दें, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में कोरोना पर नियंत्रण की कार्ययोजना सिद्ध हो रही है। प्रदेश में सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एग्रेसिव टेस्टिंग के कोविड नियंत्रण में सफलता मिल रही है। साथ ही साथ प्रदेश में कल की बात कही तो एक दिन में 1,21,440 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 103 नए मामले पाए गए। वहीं प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी की बात की गई तो साफ कहा गया कि अब 98 से अधिक हो गया है प्रतिशत में। 13 लाख एमएसएमई इकाइयों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा कर्ज वितरित हुए हैं। वहीं गेहूं की खरीद किए जाने के लिए प्रदेश में 6,000 क्रय केंद्र खोले जाने की तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम जानकारी एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने दी है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मऊ को सौगात दी। बता दें, मऊ से आनंद विहार एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीयूष गोयल शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मऊ को ये सौगात दी। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई गई। तो मऊ से आनंद विहार एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। तो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की।
खबरों में आगे बढ़ेंगे तो फिरोजाबाद दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह। बता दें, मोती सिंह ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिरोजाबाद में कई किसान परेशान नहीं है, मोती सिंह का कहना। और 15 दिन में कई बार आया लेकिन किसान शिकायत करते नहीं मिला। ये तमाम बयान तब आए सामने जब वो अपने दौरे पर निकले। सभी किसानों के लिए उन्होंने कहा कि सभी किसान बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए मिले हैं। दिल्ली रिंकू शर्मा हत्याकांड पर भी बोले हैं वो। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसा दंड मिलेगा कि उनकी पुश्तें याद करेंगी। राम का नाम लेने वाले की हत्या की गई है। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह से खास बातचीत की है। देखिए। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री और फिरोजाबाद के जो है प्रभारी मंत्री मोती सिंह पहुंचे हैं और यहाँ पे साधुओं की सरकार कही जाती है योगी सरकार, और योगी सरकार में अगर साधु परेशान है तो आखिर क्यों। यहाँ पे कुछ फरियादी साधु आए हैं जो कैबिनेट मंत्री से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। एक बार बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? चंदन दास जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या जी, वहाँ अराजक तत्व के लोगों ने वहाँ ज़मीन पर कब्जा किया था और मारपीट किया। और तो कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं भलों ने उन्होंने साथ दिया हमारा, और हमने पुलिस से भी कहा, उनकी ही सुनवाई। पता नहीं क्यों वो ज़मीन को मिली भगत से पुलिस की से रोका जा रहा है। वो ज़मीन को जोतने नहीं देते हैं। कानपुर देहात से खबर, जहां नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। कई ब्रांड के 20 क्विंटल नकली पान मसाला बरामद किए गए। गुटखा बनाने वाली मशीनों के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। बता दें, कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 20 क्विंटल नकली गुटखा, नकली पान मसाला ये बरामद किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें, साथ ही साथ 2 आरोपी और गुटखा बनाने वाली मशीनों को जब्त किया गया है। कई ब्रांड ऐसे जिनका नकली पान मसाला गुटखा करीब 20 क्विंटल मात्रा बताई जा रही है जो जब्त किया गया है, और नकली गुटखा बनाने वाली मशीनों को भी जब्त कर लिया। अलीगढ़ में एसडीओ ने ग्रामीणों के सामने किसानों को थप्पड़ मार दिया। बता दें, थप्पड़ मारने से मायूस किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली घर पर शव रखकर प्रदर्शन किया है। आरोपी एसडीओ सौरभ अग्रवाल और जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो पूरा मामला बरला थाना के सुनहरा गांव का है, जहां बुजुर्ग किसान रामजी लाल के परिजनों का आरोप है कि रामजी लाल पर बिजली बिल का करीब 1500 रुपए बकाया था, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 1.5 लाख रुपए का बकाया बिल लेकर एसडीओ और जेई के साथ टीम शुक्रवार को घर पहुंच गई। घर का कनेक्शन भी काट दिया था, और जब उन्होंने एसडीओ से बिजली विभाग की शिकायत की तो नाराज एसडीओ सौरभ अग्रवाल ने ग्रामीणों के सामने बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया और जेल भेजने की धमकी दी। इसी बात से खुद को अपमानित महसूस कर किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान की खुदकुशी से गुस्साए ग्रामीण शव को लेकर ब्लॉक प्रमुख ठाकुर तेजवीर सिंह के अगुवाई में बिजली घर जा पहुंचे और वहां एसडीओ जेई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये बिजली विभाग वालों ने एक झूठा बिल 1500 का बिल को 1.5 लाख का दिखाकर किसान को परेशान किया। उसके घर पे गए 3 गाड़ियां भर के। इससे किसान भयभीत होकर वो आत्महत्या कर ली उसने। क्या नाम है किसान का? और किसान का नाम है रामजी लाल, थाना है बरला, गाँव कौन सा है? गांव है सुनहरा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? किसान को रोक दिया। हम चाहते हैं किसान को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी चाहिए, जिन्होंने इसे आतंकित किया है, परेशान किया है, घर पर जाके बेइज्जत किया है। साहब, कल बिजली विभाग की टीम गई थी गांव में। इन गांव में आने वाले हमारे चाचा को धमकाया, हड़काया, और ये तार काटे वीडियो बना रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़े और उनके साथ मारपीट करके भगा दिए। उस आदमी ने डर के मारे फांसी लगा ली। कह रहे कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। छोटे दिल के आदमी थे साहब, बहुत गरीब आदमी है। उनका झोंपड़ी में रहना वैसना है, देख रहे हैं आप जाके। क्या नाम था जो खत्म हुआ? उनका नाम है जी रामजी लाल। उम्र कितनी होगी? उम्र करीब उनकी 60 वर्ष, 58-60 के लगभग है। क्यों लगाई फांसी? क्या लगा? वो बता रहे थे बिजली वाले कि तुम पे बिल है, और बिल ज्यादा नहीं, बिल तो ज्यादा नहीं, 2-3 हजार रुपये बिल है, लेकिन वो बता रहे थे कि 20,000 50,000 ऐसे धमका रहे थे। और वो वैसे आदमी तो उन्होंने साहब फांसी लगाई, उनको सामने फांसी लगाई है, और हमने उनको देखा रहा तो वो भाग गए बिजली वाले वहां से। अब आप लोग कहाँ पे आए और क्या कर रहे हैं? हम साहब यहाँ बल्ला फीडर पे आए हैं, या धंधा दे रहे हैं, या रोक बांध कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, या हमको न्याय चाहिए यहाँ पर। बॉडी भी आप ले आए बिजली घर पे? बॉडी हाँ साहब। कब तक आप लोग रहेंगे यहाँ पे? यहाँ पर जब तक हम रहेंगे, 1 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1000 दिन लगो, हम अपनी यहाँ हत्या कर लेंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा। इस तरीके का मामला था। हमारे गांव में विद्युत विभाग की टीम गई थी
कल 12 तारीख को, और एक हमारे गांव का नाई समाज का एक रामजीलाल हैं, उनको विद्युत विभाग की टीम ने बड़ा इम्प्रेशन जमा करके और बड़ा टॉर्चर किया है। किसी कारण उन पे बिल बाकी रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो उनको इतना टॉर्चर कर दिया कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली फांसी लगा करके, और बदतमीजी बहुत की विद्युत विभाग ने। ऐसा अधिकार क्या माननीय ऊर्जा मंत्री ने या क्या सरकार ने ऐसा दिया है कि आदमी को आत्महत्या करनी पड़े? अभी आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ बिजली विभाग पर ला करके, बिजली घर पे बल्ला पे ला करके अपनी बॉडी को रखा, पोस्टमार्टम के लिए से आई थी बॉडी, और उसको रखने के बाद तो उसकी मांग मांगी गई और उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की, और आर्थिक मदद एसडीएम साहब से और कोतवाल साहब के सामने रखी गई है कि उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और शासन तक पहुंचाया जाए और इसको आर्थिक मदद दिलाई जाए। किसी ग्राम सुनहरा में रामजीलाल, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के करीब है, वो अभी कल जो है उनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें गांव वाले लोगों का कहना है कि उनके द्वारा खुदकुशी करके मृत्यु हुई है। हालांकि उसको पुलिस ने तत्परता के साथ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उस रिपोर्ट में खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां रोमियो साइकिल ग्रेटर नोएडा साइक्लोक्रॉस साइकिलिंग ग्रुप विमेन ऑन व्हील साइकिल ग्रुप की मौजूदगी में डीसीपी वृंदा शुक्ला ने महिलाओं की अध्यक्षता में 5 किलोमीटर की साइकिल राइड की और सम्मानित भी किया। डीसीपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और साइकिलिंग करके अपने आप को स्वस्थ रख पा रही हैं, और साथ ही स्वस्थ नारी मजबूत देश का संदेश भी दिया। मिशन शक्ति के तहत और नारी शक्ति के तहत आज एक साइकिल आयोजन किया गया है, जिसमें साइकिल राइड आज निकाली गई है और साथ में हमारे मौजूद है बाल विकास एवं महिला सुरक्षा अधिकारी डीसीपी वृंदा शुक्ला। आइए इन्हीं से जानते हैं कि मैडम आज जो रैली निकाली गई है, आपके नेतृत्व में सब कुछ निकाली गई है, कितनी महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं और क्या संदेश आप महिलाओं को देना चाहिए? मजबूत देश में लगभग 35 महिलाएं शामिल हुई हैं, जिनमें से 30 विमेन ऑन व्हील साइकिलिंग क्लब जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है उनके सदस्य हैं, जिन्होंने सारा आज कार्यक्रम आयोजित किया है। और 5-6 हमारी महिला पुलिसकर्मी है जो मिस्टर पुलिस थाने की महिला सुरक्षा टीम के सदस्य हैं। और आज ये जो साइकिल रैली है ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, महिला सशक्तिकरण की ओर, अपने स्वास्थ्य की, अपनी आज़ादी की ओर ध्यान देने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बाहर निकले और जो भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, जैसे उनके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी ओर ज़रूर कदम लें और डरे ना कि कोई असहज का सामना करना पड़ेगा या वो असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता नहीं है और ये हमारे मन के भ्रम है। और यदि किसी को इस तरह का कोई असहज अनुभव होता भी है, पुलिस आपके सहयोग के लिए सदैव उपस्थित है। हम कितनी महिलाएं आज इसमें शामिल हुई हैं? क्या आप आगे भी लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं? तो प्रदेश सरकार भी कार्य कर रही है, किस तरह की आगे का कुछ प्रोग्राम ऐसा कि जो महिलाओं को एक संदेश जाए और महिलाएं आगे निकल कर आए? और लगातार उत्पीड़न कम होता हुआ भी नजर आ रहा है, जब से अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं तो उत्पीड़न भी कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? जी, हम निरंतर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और जो जितने भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उनका यही उद्देश्य होता है कि तो पुलिस और पब्लिक का जो समन्वय है वो और बेहतर हो सके और पुलिस का जो महिलाओं के लिए संदेश है कि वो कॉन्फिडेंट बने, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पुलिस की सेवाओं तक कैसे पहुँचना है, इसलिए सरल तरीके से कैसे पहुँचना, ये जो जानकारी है ये हम इन कार्यक्रमों के माध्यमों से पहुँचाने की कोशिश करें। वृंदा शुक्ला मैम लगातार कार्य महिलाओं के लिए कर रही हैं और उन्होंने अभी भी यही कहा है कि अलग अलग हेल्पलाइन नंबर्स भी बनाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को आसानी हो सके और अपनी समस्याओं को जल्द से जल्द उनका निवारण किया जा सके। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा।